Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. And today we will be starting our first unit after preamble, that is union and its territory. So in the previous classes I have told you about the various schedules, various parts of our Indian Constitution. In the previous class we have covered the preamble, टोटल फ्रॉम 1 to 100 सारी स्केल हमने कवर कर दी थी, बट आई हैव लेफ्ट आउट 2 to 3 पार्ट्स अनइंटेंशनली. तो पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्किप्ड द पार्ट वेयर आई हैव टू लेट यू नो द मीनिंग ऑफ लिबर्टी एज वेल एज इक्वालिटी. तो हमने वो स्किम कर दिया था, पर ये इतना बड़ी चीज़ नहीं है. लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. सो देयर इज़ अनदर subdivision of liberty, that is positive liberty as well as negative liberty. The same goes for secularism, positive secularism as well as negative secularism. तो जो इन डिटेल्स है, इन डेप्थ है, ये आप कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं. आई विल लेट यू नो द बेसिक क्रक्स ऑफ लिबर्टी. there will be two aspects of liberty. The first one is the very pure one, that is absence of restraints. restraint means कोई भी obstruction है, आपको कोई एक limited sphere में बंद कर रखा है. it means आपके पास liberty नहीं है. यही लिमिट को अगर मैं हटा दूं तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. नाउ द सेकंड एस्पेक्ट इज that is the kind of positive liberty. First of all, there is an absence of restraint. Second of all, each and every individual has the equal opportunity to develop itself in the various spheres of life, like economical, political, spiritual. सारी dimensions में एक इंडिविजुअल को जब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एम्पल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ताकि वो डेवलप हो जाए अपने हाईएस्ट फॉर्म पे, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव लिबर्टी. अंडरस्टूड. देन कम्स द टर्म इक्वालिटी. इक्वालिटी में भी क्या होगा? वेयर एवर देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस. अंडरस्टूड. तो इसकी कोई ब्रॉड डेफिनेशंस नहीं है. आप देख सकते हैं कि these terms, the equality term, the liberty term, doesn't have the specific big definitions. What is black, which is not white? Such kind of definitions are there for liberty as well as equality. Liberty means absence of restraints. Understood? The second of all, equality means absence of privileges. There are no specific privileged classes, or for that matter caste also. So that is the idea of equality. Now the other aspect is the same, that providing equal opportunity to each and every individual to attain its highest form in every sphere or every aspect of his life. One more term which can be given in your prelims exam, और ये टर्म लक्ष्मीकांत में दे रखी है. The relationship between liberty and equality. So wherever there is liberty but not equality, and wherever there is equality and not liberty, तो क्या क्या होगा एक बार आप अपने सोचना. पॉज दिस वीडियो एंड कंटेम्पलेट ऑन दिस इशू. अब मैं आपको बता देता हूं अगर आपने सोच लिया तो. विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. वापस सुन लीजिए स्टेटमेंट. मैं ये रट के नहीं आया, मैं भी यहीं बना रहा हूँ, बस मैंने पढ़ी हुई है ये स्टेटमेंट्स. विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी विल किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव. इक्वालिटी विल किल इनोवेशंस. समझ पा रहे हैं? सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस अ फ्यू और डोमिनेंट ग्रुप ओवर अदर्स. वापस सुन लीजिए, बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स है ये. विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी विल प्रोड्यूस सुपरमेसी ऑफ फ्यू पीपल, लाइक कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज लाइक दैट ऑफ यूएसए, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस. दीज आर सो मच पावरफुल इंडिविजुअल्स. बिल गेट्स. तो ये सब इतने पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं जो कि आई थिंक 1 या 2 स्टेट तो खरीद ही लेंगे इंडिया में, है ना. सो दीज आर द 2 की स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स एग्जाम. देन प्रीएम्बल की तो मैंने आपको बहुत सारी बताई दी थी. जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन है, क्या है वो? फर्स्टली प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल
preamble doesn't confer any power to legislature nor restricts or prohibits any power of legislature. Understood? So now today we are going to discuss hope so you are doing your आंसर राइटिंग पार्ट्स. कौन से पार्ट में बताया था? Now this article 1 to 4 we have to study. But what is the meaning of territory of India? So territory of India includes territory of all the states. Second, all the union territories. And third of all the areas which will be acquired by Indian Union in the near future. Areas which will be acquired in future. By we are not declaring that India is an imperialistic country, but for certain scenarios, unintended scenarios, if a situation has been arisen in the future that India has to acquire some of the territories of our very friendly neighborhood, then it has been written in our constitution that ये lawfully, legally, according to the constitution of India होगा. अंडरस्टूड? इसका मतलब कभी भी इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली, इफ इन फ्यूचर इंडिया एक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड इंक्लूड्स इट in its union, then our empowered citizens of India can't approach Supreme Court और वहाँ प्ली नहीं दाखिल कर सकते हैं कि भाई ये गलत ऑक्यूपेशन है. क्यों? इट हैज़ बिन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So from here you can observe one thing. If I give you two phrases, the first is the Union of States and the second is Territory of India. Which of these encompasses the larger area? Territory of India and Union of India. Which of these phrases will encompass a larger area or define the whole of India? Absolutely, Territory of India. Why? Because see the third point, the areas which will be acquired in near future. So that's why Territory of India, this phrase has a larger meaning, has a larger extent than the Union of States. Now where does this phrase Union of States come from? So it will come from the very Article 1. It states that India, that is Bharat. So mind you, इंडिया एज वेल एज भारत इज़ द ऑफिशियल नेम. और यही चीज़ हम शायद से जो एयर इंडिया 1 या एयरफोर्स इंडिया 1 जो भी है हमारे पास इंडिया के पास, इन दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट आवर प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, उस पर भी आपको क्या मिला पाएगा? भारत इन देवनागरी लिपि. तो आप जान लीजिए ये भारत इज़ ऑल्सो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया, दैट इज़ भारत, इज़ Union of States, and this thing I have told you in the previous class. अगर ये है तो क्या नहीं है? It is not a federation. India, after Keshwanand Bharti case, has been declared a federal country, and this word federal is itself the basic part of constitution. But the word federal or federation has nowhere to be seen in the constitution. In the previous class I have told you the meaning of Union of States. There are two meanings, that
the states, the Indian state doesn't come together and form this union after an agreement. ऐसा कुछ नहीं है. Historically there has been one identity called Indian Union. And second of all, states do not have right to secede from India. Understood? So these are two aspects of the term union of states, and this is written in article 1. Now article 2, एक एक करके हम सारे आर्टिकल देखेंगे अभी. And article 4. इतना करके we will jump to the फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. उसके जो स्लाइड है मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा. तो वो इम्पोर्टेंट है कि कब कब हमारे इंडियन यूनियन में स्टेट्स इंक्लूड हुए. फिर लास्ट थिंग है द चेंजिंग ऑफ नेम्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. पहले के 3 याद कर लेना क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है. आर्टिकल 2, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इफ इंडिया इन नियर फ्यूचर एक्वायर्ड अ फॉरेन टेरिटरी, it is not a part of India and India has went there to acquire this territory, it means this territory is not part of Indian Union. To make a external territory part of the Indian Union, we use article 2. Understood? To add a external territory or name it, किसको किसको नेम करना है? एक्सटर्नल पार्ट को अगर नेम करना है और इंक्लूड करना है इंडिया में, देन वी विल यूज आर्टिकल 2. But there is existing part of India, there is a existing territory of India. उसको अगर नेम उसका चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज अमेंड करनी है, उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरे स्टेट में मिलाना है, देन वी विल यूज आर्टिकल 3. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. Nowhere you will be asked that what are the exact wordings of article 2 and 3, but the basics of article 2 and 3 will be asked by the examiner. Article 2, to add a foreign territory into the Union of India, we will use article 2. और ये सब पावर किसके पास है? Only Parliament by law has the power to add any foreign territory into the Indian Union. And by article 3, Parliament by law can name, amend the boundaries of the existing state. आर्टिकल 3 में मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ. Whenever Parliament decides to change the name, area or boundary of any state, any existing state, then Parliament has to pass a legislation. Before introducing this bill, president assent is required. So prior president signature assent is required to introduce the bill itself. और यही चीज़ हम कहाँ पढ़ेंगे? We will study in money bills. Before putting money bill on the table of the legislature, it also requires prior president assent. Understood? So in article 3, the main cheese is president assent before tabling of the bill is required. Now president have one more task here. President will send this bill to the respective state legislature. If the parliament wants to change the name, area or boundary of Jharkhand, so president has the task, has the responsibility to send this particular bill to the state legislature to seek opinion of that particular state. कितने टाइम पीरियड में? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो अब इन सबसे हमने क्या इन्फ्लुएंसेस निकाला? प्रीलिम्स में बोल देंगे विद इन 3 months, विद इन 6 months. ऐसा कुछ नहीं है. विद इन स्पेसिफाइड नंबर, स्पेसिफाइड टर्म और स्पेसिफाइड टाइम. कोई टाइम दिया नहीं है. पहली इन्फ्लुएंस ये है. सेकेंड चीज़ है प्रायर प्रेसिडेंट अप्रूवल और असेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 3. द रिकमेंडेशंस दैट विल बी सेंट बैक by the state legislature to the center, they are not binding.
So these recommendations are not binding on president or parliament. It means parliament single-handedly can redraw the whole political map of India. इससे अब एक इन्फ्रेंस निकालिए जो कि एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है. इंडिया इज indestructible union of destructible states. USA on the other hand is indestructible union of indestructible states. ना स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना उनका यूनियन, सॉरी डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. उनका जो यूनियन है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. क्यों? 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स आर देयर इन यूएसए. इफ वन स्टेट डिसाइड टू पुल आउट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, बिकॉज यूएसए हैज बीन मेड बाय एन एग्रीमेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्योरली अ फेडरल नेशन. Understood? So one state decide to took part or take his possessions apart from this USA Federation. Then क्या हुआ? USA तो टूट गया, but state की identity preserved रही. That's why USA is called destructible state of destructible union of indestructible states. Whereas in India हमारे पास वो कोई agreement ही नहीं है, because historically India is being a single union. कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ. सो इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. समझ में आ गई? सो दीज वन लाइनर्स विल कम इन द प्रीलिम्स. आर्टिकल 3, प्रायर प्रेसिडेंट एसेंट इज रिक्वायर्ड. One more task of president, it will send the bill to the respective state legislature. The state legislature within a specified period of time will send back its recommendation which are non-binding on the president or the parliament. Then parliament by simple majority will pass this bill. So you can see how क्या बोल सकते हैं, easy is for the parliament to redraw the whole political map of India. Only via simple majority. 368 भी यूज़ नहीं करना. Via simple majority parliament can redraw whole map of India. So ये बात हो गई पार्लियामेंट की. इसका एक और बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, पता नहीं इतना भी पूछ सकती है यूपीएससी मुझे लगता है. इफ़ while introducing or passing of the bill, while discussing in the legislatures, union legislatures, राज्यसभा या लोकसभा में जब भी डिस्कशन हो रही है on this particular bill, एक बार तो हमने स्टेट्स के पास भेज के वापस ले ली रिकमेंडेशन, ठीक है. अब वो हम मान रहे हैं नहीं मान रहे कोई दिक्कत नहीं हमें. Now during discussions some more amendments to this bill has been proposed and that has been accepted. Now is it the responsibility of the legislature or the president to send back this updated bill to the state legislature? No. The answer is no. Only one time it is the responsibility of president to send the bill to the respective state legislature. After that, no matter how many amendments you introduce in the bill, it is not responsibility of president or the parliament to seek the opinion of the state legislature. This was the whole kahani of Article 3. Article 4. The amendments or the changes introduced by Article 2 and Article 3 of the Constitution will be not termed as constitutional amendment under Article 368. ये कहाँ लिखा है? Article 4 में. इसका मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 वेन एवर यू आर यूजिंग एंड एडिंग एक्सटर्नल फॉरेन टेरिटरी इन इंडियन यूनियन और रीनेमिंग और चेंज इन नेम एरिया बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन, इफ यू आर डूइंग दीज टू थिंग्स it will not be considered as an amendment to the Indian Constitution that is written in Article 4. तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए. There are various other provisions also जो कि nitty-gritties है इस टॉपिक की. If there is a land boundary dispute, उसको आप executive action से सुलझा सकते हैं. But if this land boundary dispute is wanting India to cede its territory to a foreign country or to take any other territory in our union, then we will require Constitutional Amendment Act.
and the example of this is 100th Constitutional Amendment Act. The boundaries, international boundaries of India and Bangladesh are not demarcated, delineated properly. To settle this boundary demarcation, some enclaves of India that were in Bangladesh has been given to Bangladesh, and the equal area of these enclaves that are owned by Bangladesh on Indian soils are given to India. So there is a transfer of land area. That's why 100th Constitutional Amendment Act was introduced. और इससे क्या हुआ? Settlement of boundary dispute of India and Bangladesh. Understood? So this was the example. तो यही था हमारे पास, 1 से 4 हमारे पास आर्टिकल थे. अब 5 से 11 स्टार्ट हो जाएंगे अगली क्लासेस में. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द सिटीजनशिप, एंड दैट इज़ वेरी क्रूशल with our exam point of view because of constitutional citizenship amendment bill of 2019. बट अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, 1-2 टॉपिक बाकी हैं. What are those topics? First of all, I have told you the statehood. Second of all, the name changes. And third of all, the division of states on linguistic basis, which we will be also covering in post independence India. बट यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है. These are the 3 commissions we have to remember. The first 2 commissions has rejected the concept of one language and one state. But this third commission, Fazal Ali Commission, has somewhat accepted that yes, states can be divided according to the language. But language shouldn't be the sole criteria for the division of the states. It means ऊपर से इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आप कर लीजिए लैंग्वेज के बेसिस में अगर आपको करना है डिवीजन ऑफ स्टेट्स, बट इट इज़ नॉट अ सोल क्राइटेरिया. तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, बिफोर इंडिपेंडेंस विच स्टेट हैज़ बिन डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? सो बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज उड़ीसा बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा फर्स्ट स्टेट है? यस, आंध्र प्रदेश. आई थिंक 1953 या कभी था, ये देख लेना एक बार डेट. सो ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल है चीज़. धार कमीशन, JVP, द फुल फॉर्म ऑफ JVP इज बेसिकली देयर वर 3 persons in this particular community: Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya. So that's why JVP commission. And the last one is Fazal Ali Commission. So Fazal Ali Commission accepted the idea roughly on the one language one state. Understood? But अगर यही बोलें the sole criteria of division of states is on linguistic basis has been accepted by the Fazal Ali, it is incorrect statement. So this is division of states on linguistic basis. और इसी का एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? द ग्रांट ऑफ स्टेटहुड. लाइक 36th अमेंडमेंट एक्ट, सिक्किम को हमने जब मिलाया वो आ गया था इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन आपको 10th याद रखनी है. 10th में कौन सा आया, 12th में कौन सा, 14th में कौन सा आया. ये 3 चीज़ आप देख के आना. 10th में, 12th में एंड 14 में. लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है? तेलंगाना. कब? 2014 में. 2000 में भी 3 स्टेट्स हुए हैं, तो वो आप बताना छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से.
नेम चेंजेस, ये मेरे को लगता है आ सकता है, आज तक तो आया नहीं पर आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देर आर वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्टेशंस, वेरियस लेन्स, वेरियस स्ट्रीट्स, तो ये आ सकता है। तो आप थोड़ा सा याद रखना। वैसे ये मैप देख लीजिए आप, मैप क्या, ये एक बार लिस्ट देख लीजिए। आप याद करना पहले के 3, यूपी, मद्रास और एक था शायद से पुडुचेरी, लक्षद्वीप है, और लास्ट आप याद कर लो उड़ीसा को उड़ीसा बोलने लग गए हैं, ठीक है। सो ऐसे याद रखना, पहले के 3 याद रखना एंड देन उड़ीसा आप याद रखना। स्टेटहुड की लिस्ट आपने देख ली, नेम चेंजेस की देख ली, डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस मैंने आपको बता दी है। सो यही थी आज तक की क्लास। इसमें से एक छोटा सा पार्ट जो बच रहा है वो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आर सम प्रोविंसेस दैट आर नेग्लेक्टिंग or that are not accepting the sovereignty of India. They want to secede their territories from India, like Junagadh, like Hyderabad, like Jammu and Kashmir. So these will be elaborately covered in the post-independence India. But हमको ऊपर से रफली आइडिया होना चाहिए, क्योंकि CAPF में अभी ये क्वेश्चन पूछा गया। So you know the demarcation or the boundaries of prelims and mains ये चिपकती जा रही है, ओवरलैपिंग होती जा रही है। तो आपको मेंस से भी व्यू पॉइंट से पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के भी व्यू पॉइंट से पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें। CAPF में क्या पूछ लिया था, CAPF में ये पूछ लिया था शायद से ट्रैवंकोर जो जगह है वो इंडिया में किस मीन्स से वापस अलाइन हुआ था, तो ये पूछ लिया था, ठीक है। तो अभी के लिए हम 3 ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ काइंड ऑफ। जूनागढ़ बाई पुलिस एक्शन से हुआ था, सॉरी हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन से, जूनागढ़ रेफरेंडम से, एंड जम्मू कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो यही थी आज तक की क्लास। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।